अपन 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कि आपके पास एक रिलेशन है, सॉरी फंक्शन है f ऑफ r टू r और आपको दिया हुआ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 3 माइनस 4x दी हुई डेफिनेशन, और सेम आपको काम करना है 1 1 और 1 2 चेक करना है। अभी थोड़ा सा 7 के जो दोनों पार्ट है थोड़े से अलग है ना, अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो डायरेक्ट हो जा रहे थे फटाफट, ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अब काम वही करना है कि पहले तो क्या करेंगे 1 1 के लिए चेक करेंगे, फिर 1 2 के लिए चेक करेंगे। तो 1 1 के लिए यदि आप चेक करते हैं तो आपको पहले पैटर्न मैंने क्या बता रखा है, अब तक मैंने आपको पैटर्न बता रखा है कि आप x की डिफरेंट वैल्यू चूज करते हैं और उसके लिए देख लें कि y का और f ऑफ x का आंसर डिफरेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो रिलेशन है वो कहां से, अपने पास जो फंक्शन है वो क्या है r टू r है। r टू r का मतलब क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो यहाँ आप x की रियल नंबर वैल्यू डालोगे तो f ऑफ x का आंसर तो रियल नंबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये केस भी ठीक है कि भाई आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ x डालोगे तो डिफरेंट वैल्यू आने वाली है। ऐसा तो नहीं है ना कि दो आप x की ऐसी वैल्यू डाल दो जिसके लिए f ऑफ x का सेम आंसर है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि भाई फंक्शन 1 1 तो है, ये तो डेफिनेट है। अच्छा, अब फिर 1 1 को प्रूव करने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, फिर प्रूविंग का तरीका मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट x1 एंड x2 आर द टू रियल नंबर्स, है ना, ये डोमेन को हमने बिलोंग करवा दिए। फिर हम क्या करते हैं f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल सपोज कर लेते हैं। उसके बाद हमको चेक करना है कि x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। यदि x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं तो हम बोलेंगे 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस इसकी कितनी हो जाएगी, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 4x1 कैंसिल आउट करके x1 और x2 इक्वल आ गया, है ना। इसका मतलब ये कि जब मैंने f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल लिया है तो x1 और x2 इक्वल आ गया है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि फंक्शन क्या है 1 1 है, हेंस इट इज 1। ये तो बहुत ही सिंपल केस था। तो सबसे पहला काम क्या होगा, अपन प्रैक्टिकली चेक करेंगे वैल्यूज को लेकर के कि 1 1 है या नहीं है। यदि है तो इस टाइप से कर देंगे, और यदि नहीं है तो मैंने आपको उसका पैटर्न बता रखा है कि आप कोई रैंडम वैल्यूज लेते हैं जिनके लिए नहीं हो उनके लिए चेक करना होता है, ठीक है। अब अपन ऑन टू फंक्शन पे आते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई है, पहले शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है कि आप कोडोमेन और रेंज को चेक करो। पहले तो रेंज पे आओ, तो इसकी जो रेंज है 3 माइनस 4x की जो रेंज है इसके बारे में थोड़ा सोचो। तो इसकी रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर से, क्यों है, क्योंकि आप यदि x की रियल नंबर टाइप की वैल्यू रखोगे तो 3 माइनस 4x का जो आंसर है वो रियल नंबर टाइप का ही आने वाला है। ऐसा तो नहीं होगा कि इसका आंसर केवल पॉजिटिव आए, केवल नेगेटिव आए, है ना, कि केवल 0 ही आ रहा है, ऐसा कोई केस होने नहीं वाला है। x की जब आप रियल नंबर की वैल्यू रखोगे तो 3 माइनस 4x का आंसर भी रियल नंबर टाइप का आएगा। तो मतलब ये समझ आया कि कोडोमेन और रेंज तो हो गया इक्वल, और कोडोमेन और रेंज जब इक्वल हो गया तो मतलब फंक्शन ऑन टू तो हो गया है। अब राइटिंग पैटर्न इस टाइप के क्वेश्चन का बड़ा डिफरेंट है, आपको मैंने बता रखा है। कैसे बता रखा है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इसको आप y के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, बता रखा है ना। इसके बाद आप क्या बोलेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r, बताया ना। उसके बाद क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे r को किसको डिनोट करता है, r डिनोट करता है आपके कोडोमेन को। तो मतलब मेरा जो y है जो रियल नंबर है जो कोडोमेन का पार्ट है, फॉर एवरी y दैट बिलोंग्स टू r, मेरे जो भी y है जो रियल नंबर का पार्ट है 3 माइनस 5 अपॉन 4 विल ऑल्सो बिलोंग्स टू r, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा सोचो, 3 माइनस वाई अपॉन जो 4 की जो वैल्यू होगी ये भी एक रियल नंबर टाइप की वैल्यू ही आने वाली है ना, क्योंकि यदि y रियल नंबर है, आप ये रियल नंबर पुट करोगे, 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे और डिवाइड बाय 4 करोगे तो आंसर रियल नंबर टाइप का ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि हर एक वैल्यू जो मेरे पास y की रियल नंबर टाइप की है उसके लिए 3 माइनस 5 अपॉन 4 भी रियल नंबर टाइप का है। अच्छा, अब इससे क्या समझ आई बात, इससे बात ये समझ आएगी जो मेरा डोमेन है वो भी R है। तो मैं कह सकता हूं कि हर एक y की वैल्यू जो कोडोमेन का पार्ट थी उसके लिए 3 माइनस वाई अपॉन 4 जो है वो डोमेन में है। फिर से हर एक y की वैल्यू जो कोडोमेन का पार्ट थी उसके लिए 3 माइनस वाई अपॉन 4 डोमेन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी रियल नंबर टाइप का है। सच दैट f ऑफ, अब इसको बताना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, इसको पुट कर देना आप x की जगह फंक्शन में। फंक्शन क्या है 3 माइनस 4 इंटू, इसको सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करके आपको ऑब्वियसली बात है आंसर y आने वाला है।
क्योंकि अपने निकाला ही वहां से था। तो यहां पे आपको क्या बताना है, इस केस में आपको बताना होगा कि हम हर एक y की जो वैल्यू चूज कर रहे हैं जो कि कोडोमेन का पार्ट थी, उसके लिए डोमेन में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि y यदि रियल नंबर का पार्ट है तो 3 - y/4 भी तो रियल नंबर ही होगा। तो हर एक वैल्यू ऑफ y जो कोडोमेन का पार्ट थी उसके लिए डोमेन में एक प्री इमेज है। दैट इज व्हाई माय फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो इसके बाद आप नीचे लिख देना है इट इज ऑन टू, सिंपल, खत्म बात। ये थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी का केस था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इस पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखो एग्जाम में क्या हो सकता है, वो 3 - 4x की जगह 3+ कर सकता है ना, इसको वो चेंज कर सकता है। एक केस और देखते हैं, इसी क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या कर दिया उसने, 1 + x² कर दिया इसको। तो उसमें भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार राइटिंग पैटर्न। 1 + x² कर दिया है। अब यदि उसने 1 + x² कर दिया है, इसका क्या मतलब है? तो पहले तो 1 1 फंक्शन के लिए चेक करते हैं, फिर अपन ऑन टू के लिए चेक करेंगे। तो यदि आप 1 1 के लिए चेक करो तो इस पैटर्न के क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे देखने हैं। यदि आप तुरंत देखो तो यदि मैं x की नेगेटिव वैल्यू लेता हूं तो लेट्स टेक -1, आंसर +1 हो जाएगा x² का, तो आंसर 2 हो जाएगा। x की वैल्यू +1 लेता हूं तो +1 लेके +1 का उसके +1 2 हो जाएगा। तो मतलब 1 1 तो नहीं आने वाले, क्योंकि x² है और इस टाइप के केस अपन ने बहुत सारे देख लिए हैं। तो अपन फटाक से इस चीज को कर लेते हैं। हम बोल सकते हैं कि 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए f ऑफ x के आंसर तो सेम आ सकते हैं। तो मैं यहां कहूंगा कि लेट मी टेक 2 वैल्यूज ऑफ x1 x2 दैट बिलोंग्स टू r। यहां पे मैं x1 को क्या लेता हूं, x2 को क्या लेता हूं, तो f ऑफ -1 निकाल लेता हूं मैं, कितना आ गया, 2 आ गया। f ऑफ 1 कितना आ गया, वो भी 2 आ गया। तो दैट मींस आई कैन से f ऑफ x1 और f ऑफ x2 तो इक्वल आ गए, बट x1 और x2 इक्वल नहीं है। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन ये नहीं है। सिंपल सी बात थी, इस पैटर्न के गर्ल इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। ऑन टू को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल आना चाहिए। पहला तरीका तो अपन को ही करना होता है। तो सबसे पहले अपन कोडोमेन और रेंज को डिस्कस कर लेते हैं। इस फंक्शन की रेंज की बात चलती है, ठीक है। तो इस फंक्शन की यदि अपन रेंज देखते हैं तो क्या होने वाली इसकी रेंज, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। रेंज ये होने वाली है कि जो भी x² का मेरा आंसर है उसमें मैं 1 ऐड करने वाला हूं, ठीक है। और आपको पता है x² का आंसर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। क्यों? इंक्लूडिंग 0, मतलब नॉन नेगेटिव आने वाला, वी कैन से, एंड वी कैन से इट इज अ होल, नो नॉट होल नंबर, वी कांट से, वी शुड से इट इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। x² विल बी अ जीरो हो सकता है, सॉरी it would be non-negative real number. We should say it would be non-negative real number. ठीक है, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा x² का, रियल नंबर कोई भी आ सकता है, क्योंकि x², क्योंकि ये r2r, तो हम ही कह सकते हैं कि जो x² है वो नेगेटिव नहीं होगा, बाकी तो सब हो ही सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, इससे प्रॉब्लम ये हो गई कि कोडोमेन और रेंज जो है वो इक्वल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मेरा जो x² का आंसर है वो क्या आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। x² का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, बट हमारा जो टोटल आंसर है वो रियल आंसर दे रखा है ना आपको। जो कोडोमेन है वो क्या दिया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट इसका जो आंसर है वो तो हमेशा ही 0 या 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि +1 करने के बाद 0 + 1 वो नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं इस पूरे का जो आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है। अब मैं कह सकता हूं ये पूरा आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। नेगेटिव आंसर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे x² एग्जिस्ट करता है। यदि 1 - x² होता तब बात अलग होती, अभी 1 + x²। तो मतलब कोडोमेन और रेंज तो इक्वल नहीं है। बात क्लियर है? ये हमेशा क्या आने वाला है, नॉन नेगेटिव आने वाला है। ये नॉन नेगेटिव होकर +1 करके हमेशा पॉजिटिव आंसर बन जाएगा, बट हमको आंसर तो क्या चाहिए, रियल, और रियल में तो नेगेटिव भी आ सकते हैं ना। तो मैं कह सकता हूं कि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। अब बात आती है लिखने की। तो ऑन टू के एक्सप्लेनेशन में आपको पता है क्या करना होता है, जब ये ऑन टू नहीं होता है तो आपको कोई ऐसे केसेस लेने होते हैं। कोई एक केस लेके आपको बताना होता है कि उसके लिए फेलियर है। कोई एक केस कंसीडर कर लेते हैं अपन। तो चलिए अपन केस मान लेते हैं, लेट्स टेक y दैट बिलोंग्स टू r, और y की वैल्यू में क्या मान लेता हूं, क्या आंसर नहीं आ सकता है इसका ना, नेगेटिव नहीं आ सकता है। मान लेता हूं मैं -3 लेट्स टेक, राइट। तो मैं कहता हूं कि y इक्वल्स टू r और y की वैल्यू -3 लेगी, तो मैं फिर बोलता हूं फॉर y equals to -3 there does not exist x that belongs to r such that f of x जो है वो -3 के इक्वल है।
ये पॉसिबल नहीं है। हमारा जो एफ ऑफ एक्स का आंसर है वो -3 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया था, है ना, क्योंकि एक्स अपन को रियल नंबर टाइप का लेना है। अच्छा, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, हेंस वी कैन से इट इज नॉट ऑन टू। बस इतना सा आपको करना होता है। जब ऑन टू नहीं हो तो आपको कोई भी एक केस, इसकी जगह आप कोई दूसरा केस भी ले सकते हो, -5 है जो है ना, नेगेटिव में कोई भी नंबर लो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है अपन उस पे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन 8 बेटा बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना, वैसे तो कम आता है बट यदि आ गया तो बहुत ही कम बच्चों को ये क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन 8 का डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 8 में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्वेश्चन 8 के साथ ये कि यहां पर आपको डायरेक्टली डोमेन और रेंज नहीं दी है, उसने क्या कर दिया है, a क्रॉस b के टर्म में दिया है। तो उसने बोला है कि f ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a। आप यदि क्वेश्चन देखेंगे और f ऑफ a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा a, तो यहां पे सेट की टर्म में बात चल रही है, डायरेक्ट वैल्यूज की टर्म में बात नहीं चल रही है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है कॉम्प्लेक्स, तो इसको आप ध्यान से देख लें, है ना, और इसको नोट डाउन भी अच्छे से कर लें, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आसान नहीं है। वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें, है ना, ये मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करता रहूंगा ताकि मुझे आइडेंटिफाई होते जाए कि कौन कौन से बच्चे हैं जो किस किस स्टेट के हैं, किस स्कूल के हैं जो पढ़ रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप वीडियो में कमेंट जरूर करिए पढ़ने के बाद। तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेट एंड दिस पर्टिकुलर स्कूल, राइट, सो इट विल बी रियली अप्रिशिएटिंग एंड यू कैन आल्सो सजेस्ट द टॉपिक्स, है ना, कि सर आप हमें ये वाले टॉपिक्स भी थोड़ा इस वीडियो में कवर करें। तो आई विल ट्राई टू डू दैट। चलिए तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है कि एफ ए क्रॉस बी, ये तो डोमेन और कोडोमेन की बात होगी, और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन बहुत ही अलग है यहाँ पे देखो, कि जब आप फंक्शन में a कॉमा बी आंसर पुट करोगे तो आंसर b कॉमा a आएगा। समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, जब फंक्शन में a कॉमा बी पुट करोगे तो आंसर b कॉमा a आएगा, और ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका कोडोमेन हो गया। और अपन को क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? क्वेश्चन कहता है कि लेट a एंड b आर द टू सेट्स, हमको प्रूफ करना है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि ये क्या होने वाला है, 1 1 और 1 2 दोनों होने वाला है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना है, पहले तो 1 1 फंक्शन की चेकिंग करते हैं। 1 1, अच्छा 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, 1 1 के लिए कंडीशन वही होती है, हम x1 और x2 दो एलिमेंट लेते हैं जो हमारे डोमेन का पार्ट है, और फिर हम प्रूफ कर देते हैं कि f of x1 और f of x2 इक्वल है। तो a और अलग की हमारा x1 और x2 इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वही यहाँ पे आप काम करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई है कि यहाँ x1 और x2 का काम नहीं चलेगा। यहाँ पे डोमेन क्या है, a क्रॉस b है, तो एलिमेंट x1 x2 नहीं होगा, एलिमेंट जो होगा वो इस फॉर्म का होगा, a क्रॉस b के फॉर्म का, मतलब a कॉमा b, a1 कॉमा a2, a1 कॉमा b1, इस टाइप से चलेंगे। तो मैं थोड़ा आपको लिख के बताता हूँ, आपको देखिए। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक एलिमेंट a है जो सेट a को बिलोंग करता है, और एक एलिमेंट b है जो सेट b को बिलोंग करता है। तो a कॉमा b जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, a क्रॉस b को बिलोंग करेगा। पहले तो आप ये समझिए, ये बात क्लियर हो रही है। मैं कह रहा हूं एक कोई एलिमेंट a है जो सेट a को बिलोंग करता है, एक एलिमेंट b है जो b को बिलोंग करता है, तो a कॉमा b a क्रॉस b को बिलोंग करेगा। ये बात समझ आ गई? तो अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, 1 1 की बात चल रही है, तो मैं कहता हूं a1 कॉमा b1, a1 कॉमा b1, ये मैंने क्या कर दिए, डोमेन के दो एलिमेंट लिए। क्यों, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि डोमेन अब क्या हो गया, a क्रॉस b हो गया है ना। अब सिंगल सिंगल एलिमेंट की बात नहीं चल रही है, a क्रॉस b अब डोमेन हो गया। तो मैंने बोला a1 कॉमा b1 और a2 कॉमा b2 मेरे दो एलिमेंट हैं जो a क्रॉस b में है, ठीक है, ये डोमेन का पार्ट हो गए। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या इन वैल्यूज को लेने के बाद मैं f of x1 और f of x2 निकालूंगा और मैं चेक करूंगा कि मेरे x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मैं चेक करने वाला हूं f of x1 और f of x2। तो f of x1 का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, f of x1 का मतलब f of a1 b1 हो जाएगा, और f of x2 का क्या मतलब हो जाएगा, ये बात क्लियर होगी। तो f of x1 की यदि मैं बात करता हूं, तो f of x1 की यदि बात करता हूं, तो बताओ f of a1 b1 का क्या आंसर आने वाला है।
उसके लिए फंक्शन की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो एफ ऑफ a1 b1 का आंसर क्या आने वाला है, b1 a1। ठीक है, इसका सिमिलरली आंसर क्या आने वाला है, ये फंक्शन की डेफिनेशन से आया। फिर से बताता हूं, मैंने कहा कि a क्रॉस b ये जो मेरा डोमेन था उसमें मैंने दो एलिमेंट ले लिए, फिर मैंने उनको पुट कर लिया f ऑफ x1 और f ऑफ x2 जैसा अपन करते थे। इसके बाद में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा लेट्स टेक f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, यही करूंगा। इसके बाद में क्या करूंगा, इसके बाद में चेक करता हूं कि वेदर x1 और x2 इक्वल आ रहे नहीं आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने का b1 a1। अब आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास मतलब सॉरी 11th क्लास में कि यदि दो एलिमेंट ऐसे इक्वल होंगे तो कब होंगे, आपने सेट चैप्टर में डे 1 पे पढ़ा था, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट वाला पेयर है फर्स्ट की और सेकंड वाला सेकंड की इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि b1 शुड बी इक्वल्स टू b2 एंड a1 शुड बी इक्वल्स टू a2, ये हमने पढ़ रखा है। और यदि b1 b2 के इक्वल है और a1 a2 के इक्वल है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि a1 b1 जो है वो a2 b2 के बराबर है। ठीक है, क्या बोला मैंने, b1 a1 और b2 a2 का मतलब क्या हुआ कि भाई फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, आपने करा है ना सेट चैप्टर में मैंने ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो इसका मतलब होगा कि a1 b1 जो है वो a2 b2 के इक्वल है। अब व्हाट इज a1 b1 a2 b2, यही तो मेरे x1 x2 थे, जो x1 x2 अब तक हुआ करते थे वो अब a1 b1 और a2 b2 थे। तो मैंने क्या करा, जब मैंने f ऑफ x1 को f ऑफ x2 की इक्वल करा तो x1 और x2 इक्वल आ गए, राइट। तो हेंस इट इज 1 1। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट अपन इसको सिंपल से अप्रोच से कर लिया कि ए एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, बी को वही f ऑफ x1 f ऑफ x2 को इक्वल करना है, उसके बाद देखना है वेदर x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया है। इसको आप जरूर से वीडियो पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लेना है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अब अपन आ जाते हैं दूसरी बात, दैट इज ऑन टू। तो ये 1 1 तो अपन ने प्रूव कर दिया क्योंकि x1 x2 को जब मैंने इक्वल लिया था f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को, तो x1 और x2 इक्वल आ गए थे। अब यदि मैं ऑन टू फंक्शन की बात करता हूं, राइट, तो ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है आपको पता ही है कि every element that belongs to my codomain there should be element exist in the domain, right, यही बात होती है। और कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज अपन कह सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है जो कोडोमेन का पार्ट है। तो कोडोमेन का पार्ट कौन है, यहाँ पे कोई ध्यान से देखो आप, जो कोडोमेन दिया है आपको वो दिया है बी क्रॉस ए। क्या दिया हुआ है, बी क्रॉस ए दिया हुआ है ना। बोर्ड को क्लियर होना जरूरी है आपकी क्लैरिटी के लिए ना। मैं कह रहा हूं कि मेरा जो कोडोमेन है वो बी क्रॉस ए है। अब मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने वही बात करी, पहले तो अपन लिख देते हैं ऑन टू की चेकिंग कर रहे हैं। तो ऑन टू की चेकिंग के लिए मैं कहता हूं कि वही मैंने कोई एक एलिमेंट ए लिया जो कि सेट ए का पार्ट है, एक एलिमेंट बी लिया जो सेट बी का पार्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि जो b ए होगा वो b क्रॉस ए का पार्ट होगा। यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और b क्रॉस ए कौन है, हमारा कोडोमेन है। अब मैं कह रहा हूं कि फॉर एवरी b ए दैट बिलोंग्स टू दिस एज पर माय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, ये मेरे फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है ना। फंक्शन की डेफिनेशन क्या करती है कि f ऑफ a b है जो b a के इक्वल होगा। तो यदि मैंने बोला कि b a b क्रॉस a को बिलोंग करता है तो मैं ये कह सकता हूं दैट इंडिकेट्स, क्या मैं कह सकता हूं कि a b a क्रॉस b को बिलोंग करता है या नहीं करता है। मेरे को यही तो चेक करना है। क्या चेक करना है मुझे कि यदि b a इसका पार्ट है तो ये इसका पार्ट है या नहीं है ना। तो चलिए अपन ये चेक करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन की मैंने बोला b क्रॉस a में मैंने कोई एलिमेंट ले लिया है b a, फिर मैं लिख रहा हूं फॉर एवरी b a दैट बिलोंग्स टू दिस a b विल डेफिनेटली बिलोंग्स टू a b। क्यों, एज पर द डेफिनेशन, क्योंकि यदि b a यहां पुट करता हूं तो मेरे पास a b फंक्शन के डोमेन में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो एवरी b a दैट इज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन a b एग्जिस्ट इन माय डोमेन। और a b कुछ नहीं है, क्या है, a b बिलोंग्स टू a क्रॉस b ओनली, राइट। तो हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन। क्यों ऑन टू फंक्शन हो गया, क्योंकि ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है
कि एवरी एलिमेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ माय कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज। तो हर एक बी क्रॉस ए के लिए ए क्रॉस बी की एक प्री इमेज होगी। देखिए तो मैंने क्या कर दिया, एग्जांपल लिया था बी कॉमा ए का, तो बी कॉमा ए भी इसका पार्ट था, तो ए कॉमा बी मेरे फंक्शन में आ जाएगा, किसमें, डोमेन में आ जाएगा ना। ये इसकी इक्वल है, आपको जब यहाँ बी कॉमा ए पुट करोगे तो ए कॉमा बी यहाँ पे आएगा डोमेन में। तो मैं कह सकता हूं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, दैट इज व्हाई इट इज एन ऑन टू फंक्शन। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें अपन ने उल्टी गाड़ी चालू कर दी। ठीक है, चलिए तो अगला केस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ठीक, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, इसको भी ध्यान से रखें क्योंकि इसमें क्या है, इवन और ऑड के केसेस दे रखे हैं आपको। और इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अब क्वेश्चन कहता है एफ ऑफ एन टू एन, आपको एक फंक्शन दे रखा है जो एन टू एन में है और डेफिनेशन अलग अलग है, ऑड के लिए डेफिनेशन अलग है और इवन की डेफिनेशन अलग है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है एफ ऑफ एन टू एन एन प्लस 1/2 कब, जब एन जो है मेरा ऑड है, और n/2 कब, जब n क्या है, इवन है। ये तो हो गया फंक्शन, ठीक है, फॉर ऑल एन दैट। अब क्या बोलता है, अपन को चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है ना। हमको चेक करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो देखो बेटा, बाइजेक्टिव चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है या नहीं है ना। तो पहले तो मैं आपको फटाक से ट्रिक से बताता हूं कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो चलिए ऑन टू का चेक 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है कि आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको डिफरेंट आंसर मिलना चाहिए, यही होता है ना। ठीक है, करके देख लेते हैं। n की वैल्यू अपन ऑड लेते हैं, यहाँ पे कोई 1, तो n की जगह 1 डालो, क्या आंसर आएगा, 1 + 1 2/2 1 आ गया। n की वैल्यू इवन ले लो या 2, तो 2/2 का आंसर भी क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब f of x1 f of x2 के इक्वल है, बट x1 और x2 इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब है 1 1 तो नहीं है। 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, ऑन टू की चेकिंग की रिक्वायरमेंट तो नहीं, बट एग्जाम में क्या होगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको बेटा क्या करना होता है कि यदि 1 1 ऑन टू यदि बाइजेक्टिव का पूछा तो आपको दोनों केस तो चेक करने होते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या करें, हमको ऑल तो पता चल चुका है कि 1 1 ये तो बाइजेक्टिव नहीं है, बट आप एग्जाम में दोनों चेक करके आएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक की चेकिंग करके बता दी, आपको ये भी चेक करके शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 1 के लिए अपन क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं कि हमने ले लिया लेट n = 1 है ना। तो n = 1 लेने के बाद f of n का आंसर कितना आने वाला है, f of 1 का आंसर आने वाला है 1 + 1/2 दैट इज 1। और अब मैं लिखता हूं n = 2, तो f of 2 का आंसर कितने आने वाला है 2/2 दैट इज 1। तो मैं कह सकता हूं कि f of 1 जो है वो f of 2 के बराबर है, मतलब f of x1 = f of x2, बट 1 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, दैट इज व्हाई ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है। ये तो बात ही खत्म हो गई, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू की चेकिंग भी कर लेते हैं। तो ऑन टू की चेकिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको अपन ट्राई करते हैं, है ना। इसको मैं रेज करता हूं, तो बहुत ही सिंपल केस था, क्योंकि ये नहीं है तो अपन को कोई एक रैंडम नंबर लेना होता था, आप लोगों को पता है। अब जब अपन ऑन टू की चेकिंग करेंगे तो ऑन टू की चेकिंग के लिए आपको क्या करना होता है, वही आपको ये लिखना होगा कि कोई एक एलिमेंट जो आपके कोडोमेन में एग्जिस्ट करता है उसके लिए प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इवन और ऑड का केस देखना पड़ेगा। तो आप यदि ध्यान से देखो तो आपको कोडोमेन और डोमेन में क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। मतलब कि मुझे ये बताना है कि हर एक नेचुरल नंबर जो मेरे कोडोमेन का पार्ट है उसके लिए मेरे डोमेन में एक नेचुरल नंबर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके लिए चेक करते हैं। तो मैं कहता हूं कि क्योंकि इवन और ऑड की बात चल रही है तो दो ही टाइप के नंबर होते हैं इवन और ऑड। यदि मैं बात करूं तो एक तो 2r + 1 होता है, वेयर r बिलोंग्स टू, यदि मैं n कर दूं तो ये ऑड हो जाएगा और ये इवन हो जाएगा, है ना, सही बात है। यदि r नेचुरल नंबर है तो ये ऑड को डिनोट करेगा और वो इवन को डिनोट करेगा। अच्छा, यदि ऑड और इवन को डिनोट करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि यदि ये ऑड को डिनोट करेगा तो 4r + 1 भी ऑड को डिनोट करेगा, और यदि ये डिनोट करता है इवन को तो 4r भी इवन को डिनोट करेगा। 2r + 1 यदि ऑड है, 4r + 1 भी ऑड है,
2r यदि इवन है तो 4r भी इवन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके इवन में कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जब उसको पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो इवन और ऑड के आंसर आएंगे। अभी आप देखिए कैसे मैं कह सकता हूँ दैट इज ऑल्सो द ऑड नंबर। अब यहाँ पे मैं इसको पुट कर रहा हूँ एक एक करके n की जगह। ये मैंने क्या करी एक्चुअली n की वैल्यूज दे दी। अब n की जगह इनको पुट करो, तो पुट करता हूँ तो क्या आता है? इससे क्या आंसर आ गया? तो मतलब ये किस टाइप का आंसर आ गया मेरा? मैंने ऑड से चालू किया था और आंसर ही मेरा ऑड टाइप का आ गया। बात समझ रहे? तो मैं कह रहा हूं कि यदि फॉर एवरी 2r+1 दैट बिलोंग्स टू n 4r+1 विल आल्सो बिलोंग्स टू n, है ना? ये भी एक नेचुरल नंबर टाइप का ही होगा। अभी यदि ये नेचुरल नंबर टाइप का होगा तो उसके लिए प्री इमेज यदि मैंने उसमें पुट कर दी 4r+1 की, 4r+1 उसके लिए प्री इमेज मान लेता हूं, उसको पुट करता हूं तो मेरा एक ऑड नंबर आ गया ना। और मैंने क्या बोला था कि हर एक एलिमेंट की जब प्री इमेज को पुट करूंगा तो उसकी इमेज आ जाना चाहिए ना। सेट बी में यदि मैंने ये लिया तो सेट ए में कोई एक नंबर होना चाहिए, तो वो मैंने 4r+1 मान लिया। तो 4r+1 पुट करने के बाद आंसर 2r+1 आ गया, दैट इज ऑड टाइप। ऐसे यहां पे भी केस करके देख लो, 4r पुट करके देख लो, उससे आंसर कितना आ गया? 2r, जो कि इवन टाइप का है, जो हमें चाहिए था। तो 4r यदि प्री इमेज है तो उसकी इमेज 2r आ गई। तो एवरी एलिमेंट विच इज इन माय सेट बी हैज अ प्री इमेज इन माय सेट ए। तो मैं कह सकता हूं कि दैट इज व्हाई इट इज ऑन टू। तो ये ऑन टू फंक्शन तो है बट ये 1 1 नहीं है, दैट इज व्हाई ये बाइजेक्टिव नहीं है। ये बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं था। बात क्लियर है? 1 1 नंबर मैं चेक कर लिया था। इसके लिए मैंने क्या बता दिया? ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू है क्योंकि प्री इमेज के लिए इमेज आ रही है। प्री इमेज के लिए इमेज आ रही है। इसको दूसरे तरीके से भी अपन कर सकते हैं। इसको k के इक्वल ले लें, एक तरीका और है, इसको k के इक्वल लेकर भी आप कर सकते हो। k के इक्वल लेकर के n की वैल्यू निकाल लो 2k-1 और फिर पुट करके चेक कर लो। यहां भी k की इक्वल टू k कर लो और फिर पुट कर लो। जो मैंने आपको अभी तक के लिए बताया, दोनों ही तरीके इसके लिए ठीक है ना? तो दो बोथ द वेज आर पॉसिबल, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे रहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बाद तो 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के बचे हैं, वो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 10 बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके चांसेस एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 10 क्यों हो जाएगा अपन जब डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा। मेरे पास एक कोई फंक्शन है a to b में, और क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सेट a है उसमें क्या होगा? r-3 होगा। इसका मतलब पता है ना कि सेट ए में जो अपन एलिमेंट्स रखने वाले हैं उसमें सारे रियल नंबर रख लोगे बट आप 3 नहीं रखोगे, और जो सेट बी है उसमें आप सारे रियल नंबर रखोगे बट 1 नहीं रखोगे। अच्छा ठीक है। और फंक्शन क्या कहता है? वो f(x) कहता है, वो ये कहता है। ऐसा क्यों कह दिया उसने सेट बी में और सेट ए में ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि देखो बेटा डोमेन में अपन को पता है ना, यहाँ 3 पुट नहीं कर सकते। यदि 3 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। इसीलिए उसने बता दिया कि सेट ए में आप 3 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 3 के अलावा सारी वैल्यूज इसकी डोमेन में आ जाएंगी। तो r-3 इसका डोमेन हो गया। और ये आपको सेट भी मतलब ये को डोमेन दे रखा है। अब अपन को चेक करना पड़ेगा कि क्या यही रेंज बन रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो हमें चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं। चलिए तो चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम अपन 1 1 के लिए चेक करते हैं। यदि अपन इसको 1 1 के लिए चेक करते हैं तो 1 1 के चेक करने के लिए क्या करना होता है? पहले तो प्रैक्टिकली चेक करना होता है कि अपन डिफरेंट वैल्यू यदि x की पुट करेंगे तो आंसर अपना डिफरेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलिए चेक करिए। यहां पर यदि फंक्शन में आप x की अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो आप अलग अलग वैल्यू पुट करके देखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। तो यदि आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x यहां रखते हैं तो आंसर जो f(x) का वो तो डिफरेंट ही आएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, x की 2 अलग अलग वैल्यूज के लिए y का आंसर सेम नहीं आ सकता है ना। आप ट्राई करके देख लो। ठीक है बात? अच्छा तो और रखनी कौन कौन सी वैल्यू? सेट ए से रखनी थी, मतलब एक्सेप्ट 3। तो कोई बच्चा ये नहीं बोलते कि सर मैं तो 3 रख देता हूं, क्योंकि यदि वो 3 रख देगा तो उसका काम नहीं बनेगा, है ना। ठीक, तो अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब तो ये 1 1 तो है। अब यदि 1 1 फंक्शन है तो उसको लिखने का पैटर्न क्या होता है? लिखने का पैटर्न ये रहता है कि हम क्या करते हैं, f(x1) और f(x2) को इक्वल कर लेते हैं। तो वही काम अपन यहाँ पे करने वाले हैं। मैं बोलने वाला हूँ कि लेट आई हैव 2 एलिमेंट्स x1 and x2 that belongs to A। तो मैं कहता हूं x1 x2 I have 2 element that belongs to set A। set A को क्यों मान रहा हूं? क्योंकि वो मेरा डोमेन है। मतलब मेरे पास जो x1 और x2 की वैल्यू एक्सेप्ट 3 होगी। ठीक है, सच दैट
एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 आ गया। पुट करते हैं, एफ ऑफ x1 क्या होगा, ये होगा, एफ ऑफ x2 कितना होगा, ठीक है बात। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, आप 12th क्लास में आई बिलीव कि आप ही कर सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करने वाले हैं तो आपका आंसर आने वाला है x1 इक्वल्स टू x2। करके देख लेना, आएगा ही आएगा, यदि नहीं आ रहा है तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है, मैं नहीं करके बता रहा हूं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करना, कैंसिलेशन करना, x1 x2 100% इक्वल आ जाएंगे। इसके बाद आप बोल देंगे दैट्स व्हाई इट इज 1 1 फंक्शन। बात खत्म। जो अब तक अपन करते हैं, क्या किया मैंने, x1 x2 जो सेट A के दो एलिमेंट ले लिए, f of x1 f of x2 को इक्वल मान लिया, सॉल्व करके देखा x1 x2 इक्वल आ गया, तो ये 1 1 फंक्शन तो है। ऑन टू फंक्शन की चेकिंग करते हैं। ऑन टू फंक्शन की चेकिंग करने के लिए क्या होता है कि हमको क्या करना होता है, सबसे पहला काम, यदि ये ऑन टू फंक्शन है तो पहले तो अपन चेक करते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो ये ऑन टू फंक्शन तो है, क्योंकि इसकी जब मैं रेंज निकालूंगा तो एक्सेप्ट 1 आंसर आएगा। कैसे, तो रेंज वाला वीडियो आप देखेंगे, जल्दी को अपलोड होगा। तो x माइनस 2, सबसे पहले काम क्या करना होता है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, इसको y के इक्वल करना होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको जो बताया ना ऑन टू फंक्शन में, पहले y के इक्वल करेंगे साइड में और x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके निकालते हैं, कितना आ जाएगा, इसको उधर लेते हैं, फिर x कॉमन हो गया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। तो इसकी जब मैं रेंज निकालूंगा तो रेंज में आंसर y के अलावा सब कुछ आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y1 नहीं हो सकता है ना, y1 होने से नॉट डिफाइंड आएगा। तो इसकी रेंज जो होगी वो भी r-1 होगी, जो कि सेट B दैट इज माय कोडोमेन, मतलब कि ये जो है वो ऑन टू फंक्शन तो है। अब बात आ गई है ऑन टू फंक्शन है तो राइटिंग पैटर्न क्या होगा। राइटिंग पैटर्न के लिए आप क्या करेंगे, एक तो ये शो कर दिया मैंने, है ना, ये तो साइड में चलेगा। अब सबसे पहला काम आपको लिखना होगा, लेट देयर इज अ एलिमेंट y that belongs to set B। मैंने बोला there is an element y that belongs to set B, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि y की वैल्यू 1 नहीं होगी। फिर बोलूंगा for every y that belongs to R या set B, आपकी इच्छा, आप R भी लिख सकते हैं, set B R लिखते हैं तो आपको लिखना होगा ये नॉट इक्वल्स टू 1, और B लिखना चाहें तो डायरेक्टली B लिख लें। For every y that belongs to R where y is not equals to 1, there exists 2 minus 3y upon in R। कैसे, मैं कह रहा हूं मेरे पास हर एक R की y की वैल्यू जो रियल नंबर है, जब मैं यहां रखूं इसमें पुट करता हूं तो वो भी तो एक रियल नंबर ही आएगा, और रियल नंबर आएगा इसका क्या मतलब है कि वो मेरे सेट A का पार्ट है, और 1 नहीं रखना है ना, ये मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि मतलब y की वैल्यू में रियल नंबर डालता हूं एक्सेप्ट 1, इसका आंसर भी रियल नंबर आएगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि एवरी एलिमेंट व्हिच इज इन माय सेट B there is going to be having pre-image in my set A। हर एक एलिमेंट जो मैंने B का लिया था उसके लिए प्री इमेज सेट A में आ गई ना, ये प्री इमेज को जो डिनोट करता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सच दैट f of 2 minus 3y, इसको सॉल्व करके बताना होता है, तो यहां पे पुट करो, अब आप x की जगह इसको डाल देना, 2 minus 3y, और इसको सॉल्व कर देना है ना। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे और आंसर इसका y आ जाएगा, ठीक आ जाएगा 100%, क्योंकि अपने निकाला ही उनसे था। दैट इज व्हाई इट इज ऑन टू, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दैट इज व्हाई इट इज बाइजेक्टिव। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। मैंने क्या बताया, y एक R में मैंने एक एलिमेंट लिया है जो 1 के इक्वल नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना उसका मैंने रीजन आपको बता दिया, क्योंकि 1 होने से ये नॉट डिफाइंड रहेगा, है ना। फिर एवरी y जो कि मेरे R में है उसके लिए प्री इमेज, ये प्री इमेज है जो A में एग्जिस्ट करेगी, दैट इज व्हाई सो दैट f of x equals f of x की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे और इसका आंसर y आ जाएगा, तो ये ऑन टू फंक्शन है। तो ये 1 1 ऑन टू दोनों हो गया, दैट इज व्हाई इट इज अ बाइजेक्टिव केस। अब अपने पास दो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, इसमें मैं राइटिंग पैटर्न नहीं बता रहा हूं क्योंकि आई थिंक राइटिंग पैटर्न अपन ने बहुत सारा डिस्कस कर लिया है और अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लिखने का पैटर्न अपना क्या होता है, ठीक है। तो क्विकली देख लेते हैं दो केसेस फटाक से कि ये जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है इनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए फटाक से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अपने पास एक फंक्शन है x to the power 4, तो इसको तो अपन ऑलरेडी चेक कर लेते हैं कि ये 1 1 है या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 फंक्शन नहीं, क्योंकि अपने पास
जो डोमेन और कोडोमेन दिया वो R2R दिया है। क्या दिया है? R2R। R2R दिया मतलब कोई भी मैं रियल नंबर पुट कर सकता हूं। तो देखिए जैसे f ऑफ R2R दिया हुआ है, R फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 4। x की पावर 4 का मतलब यदि मैं -1 रखता हूं तो आंसर 1 आएगा, 1 रखता हूं तो भी 1 आएगा। तो ऑब्वियसली बात है 1 1 ही, क्योंकि फॉर डिफरेंट टू वैल्यूज ऑफ x वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू 5, तो 1 1 तो नहीं, बात खत्म हो गई। फिर ये कहता है कि बताओ ये ऑन टू है नहीं है, तो ऑन टू के लिए चेक करेंगे फटाक से। ऑन टू के लिए मैं चेक करता हूं तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और जो रेंज आएगी वो नॉन नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता ना, x की पावर 4 का यदि मैं x एज अ रियल नंबर लेता हूं, आंसर नॉन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। दैट इज व्हाई इसका जो आंसर आने वाला है, अपने पास 4 ऑप्शन है, 1 1 ऑन टू, फर्स्ट तो नहीं है, मेनी वन ऑन टू, ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर जाएगा 4th डी ऑप्शन, है ना। ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। ये था आपका क्वेश्चन 11, 12 पे जाते हैं। ठीक है ना बात, 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं, आपको क्लियर हो गया। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। कोडोमेन मेरा R था, रेंज मेरा R नहीं आएगा, क्योंकि आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, f ऑफ x इक्वल्स टू 3x दे रखा है और आपको चेक करना है कि ये और R2R है। फटाक से इसको भी चेक कर लो, क्या ये 1 1 है? हाँ ये 1 1 है, क्योंकि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आंसर और y डिफरेंट आने वाला, तो 1 1 तो है ये। और ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 2x को लेकर हमने किया था कि भाई आप रियल नंबर डालोगे तो रियल नंबर आएगा और डिफरेंट डिफरेंट ही आने वाला, तो 1 1 तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? कोडोमेन और रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो ये ऑन टू दिखता है क्योंकि R2R दे रखा है। इसकी रेंज क्या आने वाली है? सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर है इसकी रेंज आने वाली, तो कोडोमेन के इक्वल है, तो दैट मींस ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ए। ये 1 1 ऑन टू दोनों। तो आई थिंक आपको 1 1 ऑन टू क्लियर हो चुका है, बाइजेक्टिव भी क्लियर हो चुका है। वीडियो देखने के बाद आप सबको कमेंट करना है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, किस स्कूल से हैं, आपको वीडियो समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। लाइक अच्छे लगते हैं तो ही लाइक करें, अदरवाइज नहीं करें। और आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए कि सर ये वाला क्वेश्चन आप वापस समझा दीजिए, या फिर सर हमें ये वाला टॉपिक भी क्लियर करना है, तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, ओके।